हेलो स्टूडेंट्स, नाउ चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज का टॉपिक जो है वो कल से के टॉपिक से ही एसोसिएटेड है। हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हमने कहा था इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। ठीक है, ये कल का टॉपिक था। ठीक है, आज के टॉपिक का नाम भी सेम है, लेकिन आज के टॉपिक का नाम क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है, बोथ टॉपिक आर सेम, लेकिन आज के टॉपिक का नाम क्या है? चेंजिंग कंडक्टेंस, चेंज इन कंडक्टेंस बाय variation in concentration, by variation in concentration of इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज की तो उसका इफेक्ट कंडक्टेंस पे क्या होता है उसको हमें देखना है। दैट मीन्स वेरिएशन इन कंडक्टेंस वी आर चेकिंग बाय चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। गाइस, आपको पता था, हमने कल बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे। हमने देखा था कि अगर आप कंसंट्रेशन को आप डिक्रीज करते हो, जिसको कहते थे कि आपने डाइल्यूशन को इंक्रीज किया, तो हमने देखा था कि अगर आपने इसको डिक्रीज किया, कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया और डाइल्यूशन को इंक्रीज किया, तो आपका जो कंडक्टेंस था वो कंडक्टेंस क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। आपकी जो कंडक्टिविटी थी वो क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। फर्दर जो मोलर कंडक्टिविटी थी वो क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। और आपकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी थी वो भी क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। तो हमने ये कल पढ़ा हुआ था। चलिए ठीक है, आज गाइस हम एक टर्म देखेंगे कि मान लीजिए कि आपने कंसंट्रेशन डिक्रीज की, मतलब कि आप डाइल्यूशन करते गए, तो एक स्टेज ऐसा आएगा जहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट becomes almost zero. Concentration of electrolyte becomes almost zero. This point is called इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस पॉइंट को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इस पॉइंट को कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब कि ऐसा पॉइंट अब जिसके आगे आप डाइल्यूशन नहीं कर सकते हो, इसका मतलब कि इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया है। अब गाइस, आपको पता है बाय इंक्रीज इन डाइल्यूशन आपको पता है कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स दिस इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टिविटी। तो गाइस, एक स्टेज ऐसा आएगा जिसके हम कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप करोगे तो उस टाइम पे आपको जो कंडक्टिविटी मिलती है उसको हम कहते हैं लैम्डा एम नॉट। इसको हम क्या कहते हैं? लैम्डा एम नॉट। और कुछ टेक्स्ट बुक में आपको ऐसा देखने को मिलेगा लैम्डा एम एट इनफाइनाइट। और गाइस, इस टर्म को कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं? हम इसको कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर इसका दूसरा एक नाम है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन।
अब देखो गाइस, इसकी वैल्यू हम फाइंड कैसे करते हैं, इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस आपको पता है कि हमने जो केस पढ़ा था मोलर कंडक्टिविटी का, वो केस हमने दो इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखा था। एक आपका इलेक्ट्रोलाइट था जिसको हम कहते थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक आपका था वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम कहते हैं लैम्ब्डा एम नॉट और लैम्ब्डा एम एट इनफाइनाइट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब समझिए कि स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या है। तो हम इसके दो पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक और लिखते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, दिस इज योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। गाइस एक और आपको हम लिखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक और क्या लिखते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए बताइए स्ट्रॉन्ग और वीक में डिफरेंस क्या होता है, हमने कल देख लिया था। चलिए आज मैं आपको एक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। मान लीजिए आपने लिया है KCl। अगर आप KCl लेते हो तो इसका डिसोसिएशन होगा K प्लस और Cl माइनस। गाइस फॉर दिस द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम कहते हैं अल्फा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। इसका मतलब कि इसका क्या हुआ 100% क्या हुआ, इसका हुआ है 100% डिसोसिएशन। चलिए क्लियर। अब गाइस देखो, अगर आपने अब इसका किया डाइल्यूशन, अगर आपने किया इसका डाइल्यूशन, तो अगर आपने इसका डाइल्यूशन किया तो क्या डाइल्यूशन पे जो नंबर ऑफ आयन्स है वो चेंज होंगे। तो ऑन डाइल्यूशन चलिए नंबर ऑफ आयन्स चेंज नहीं होंगे। गाइस नंबर ऑफ आयन्स चेंज नहीं होंगे, इसका मतलब कि उसका जो चार्ज कैरियर है वो चार्ज कैरियर चेंज नहीं होगा। लेकिन गाइस आपको पता है इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, इसकी कंडक्टेंस होगी इंक्रीज। क्यों कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, बिकॉज ड्यू टू ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन्स, इसके जो आयन्स है उसमें इजीली फ्लो हो जाएगा। क्या होगा, उसमें इजीली फ्लो हो पाएगा। ये क्यों होता है, मान लीजिए आपने ये कंटेनर लिया है, कंटेनर में मान लीजिए इनिशियली यहाँ पे 1 ml आपका KCl था, 1 ml क्या था आपका KCl था, दिस इज अ 1 ml KCl। गाइस 1 ml KCl लोगे आप तो इसमें ये होंगे K प्लस, ये होंगे Cl माइनस। अब देखो गाइस इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसको हम कहते हैं इंटर आयोनिक फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं इंटर आयोनिक फोर्स। इंटर आयोनिक फोर्स इज दैट मीन्स नथिंग बट strong force between opposite charge ions। ये दोनों ऑपोजिट चार्ज आयन्स हैं, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बस इसको बोलते हैं क्या, इंटर आयोनिक फोर्स। अब गाइस देखो आपने इसका डाइल्यूशन किया, इसका मतलब कि आपने इसमें से बाहर से सॉल्वेंट ऐड किया, दिस इज नथिंग बट ऐड वाटर। अब जैसे आपने वाटर को ऐड किया, अब ये इंटर आयोनिक फोर्स क्या होगा, दैट विल बी ड्रास्टिकली डिक्रीज। दैट मीन्स ऑन डाइल्यूशन force of attraction goes on decrease, as a result the conductance will be increase। ठीक है, चलिए अब इसको हम एक ग्राफ के थ्रू प्लॉट करते हैं। मान लीजिए हमने ये ग्राफ लिया है और ग्राफ की यहाँ पे y एक्सिस है, यहाँ पे x एक्सिस है। मान लीजिए गाइस जो आपका x एक्सिस है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया है अंडर रूट कंसंट्रेशन ऑफ C, ठीक है, और आपकी जो y एक्सिस है मैं उसको लेता हूँ मोलर कंडक्टिविटी। देखो गाइस आपने देखा था कि अगर आपने डाइल्यूशन इंक्रीज किया, गाइस डाइल्यूशन इंक्रीज किया इसका मतलब क्या है कि इसमें आपने KCl का अमाउंट ऐड नहीं किया है, लेकिन आपने इसमें सॉल्वेंट ऐड किया है, मतलब कि जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। गाइस याद कीजिए कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। गाइस आपने KCl को ऐड नहीं किया, मतलब कि उसके नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज नहीं होंगे, लेकिन आप देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम को इंक्रीज हो रहा है। अगर आपने ये वॉल्यूम को इंक्रीज किया मतलब कि कंसंट्रेशन क्या हो रही है,
डिक्रीज हो रही है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड जाओगे, तो आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। बस तो एक्सपेरिमेंटली आपने अगर KCl का सॉल्यूशन लिया, उसकी में आपने बारी बारी से पानी को ऐड किया और बाय डाइल्यूशन आपने 1 बाय 1 4-5 ऐसे पॉइंट्स निकाले जिसको आप कहते हो मोलर कंडक्टिविटी। आप फिर अपने उस पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट किया, मान लीजिए पहला पॉइंट, मान लीजिए दूसरा पॉइंट, मान लीजिए तीसरा। बस देखो गाइस, अब आप एक्सपेरिमेंटली फिजिक्स में भी आपने पता होगा कि अगर 3 पॉइंट एक लाइन में आते हैं तो आपने अगर तीनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर लिया, बस तो फिर आप इस जो लाइन है इस लाइन को आप पीछे खींच सकते हो। बेटा बताओ ये पॉइंट पे एट दिस पॉइंट बताओ आपकी कंसंट्रेशन क्या आएगी, 0 आएगी। और अभी मैंने कहा अ पॉइंट एट विच द कंसंट्रेशन इज 0 दैट इज नोन एज योर इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बस फ्रेंड्स, मतलब कि आपको इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, तो इस पॉइंट पे आपको मिलेगा लैम्ब्डा m 0। क्या मिलेगा, लैम्ब्डा m 0 मिलेगा। बस गाइस देखो, अब अगर आपने इस ग्राफ का इक्वेशन बनाया, अगर आप देखो आपको पता है कि दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या आता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c आता है। बताओ गाइस, y एक्स पे हमने क्या लिया है, हमने लिया है लैम्ब्डा m। चलिए ठीक है, बताओ एक्स एक्स पे हमने क्या लिया है, हमने एक्स एक्स पे लिया है √c। चलिए बताइए आपका स्लोप इंटरसेक्ट यहाँ पे क्या रहा है, इंटरसेक्ट यहाँ पे क्या रहा है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे इंटरसेक्ट आ रहा है लैम्ब्डा m, मतलब कि आपको c की वैल्यू क्या मिली है, तो आपको c की वैल्यू मिली है लैम्ब्डा m0। अब देखो क्योंकि ये टूवर्ड्स डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब कि इसका स्लोप कैसा आएगा, तो आप कहोगे सर इसका स्लोप m नेगेटिव आएगा, तो डेट विल बी नेगेटिव। और आपने x एक्स पे क्या लिया है, √c। बस गाइस, हमें m की वैल्यू पता नहीं है, तो आप m के प्लेस पे कोई कांस्टेंट प्लेस कर सकते हैं। बस गाइस देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा एक फॉर्मूला दिया हुआ है और इसको बोलते हैं डिबाई हुकेल ओसेंजर इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, डिबाई हुकेल ओसेंजर इक्वेशन। गाइस आपकी टेक्स्ट बुक में केवल ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको नाम इसका डिनोट कर देना डिबे हुकेल ओसेंजर इक्वेशन, क्योंकि शायद आपको MCQ में ऐसा पूछ सकते हैं। चलिए गाइस, ये बात हुई किसकी, ये बात हुई हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कि अगर आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया तो आप उसके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। अब बात किसकी करते हैं, अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। गाइस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लेंगे लेट्स से एसिटिक एसिड का आपने किया डिसोसिएशन। देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक चेंज देखोगे, यहाँ पे हमने लिया है इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब कि ये रिएक्शन 100% कंप्लीशन नहीं होगा। आपको पता है कि इसके लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो मे बी 0.1 या 0.2 या 0.3 है, मतलब कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन DOD कितना आता है, तो आप कहोगे सर 10% क्या होगा इसका डिसोसिएशन होगा। अब देखो गाइस, ऑन डाइल्यूशन अगर आपने डाइल्यूशन किया तो क्या क्या चीज़ बढ़ती है। ऑन डाइल्यूशन आपको पता है कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आपने इसका डाइल्यूशन किया मतलब कि इसमें आपने सॉल्वेंट ऐड किया तो सबसे पहले इसका डिसोसिएशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। गाइस डिसोसिएशन इंक्रीज होगा मतलब कि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे मतलब कि नंबर ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज इंक्रीज होगा। चलिए नंबर ऑफ आयंस और चार्ज इंक्रीज हुआ, और आपको ये भी पता है कि कंडक्टेंस तो वो डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली है। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये जो फैक्टर था वो चेंज नहीं हो रहा था, इसका मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज होगी। वो क्या होगी, ड्रास्टिकली इंक्रीज होगी। इसका मतलब कि अब अगर आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ प्लॉट किया, किसका ग्राफ, लैम्ब्डा m वर्सेस log c का, लैम्ब्डा m वर्सेस log c का, तो गाइस आप एक्सपेरिमेंटली आपको एक ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा।
देखो गाइस, आप इस ग्राफ में इस स्लोप को, इस कर्व को जितना भी एक्सटेंड करोगे टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ये कर्व वाई एक्स के साथ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और गाइस, अगर इसने वाई एक्स के साथ इंटरसेक्ट नहीं किया तो आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी। दैट मीन्स वी can't predict or calculate lambda m naught or lambda m at infinite for weak electrolyte। तो गाइस, आप मुझे कहोगे सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन हम इसी लेक्चर में देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखो हमने अब तक डिस्कशन क्या किया। अब तक आपने देखा कि अगर आप मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन सी, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन अंडर रूट, और अंडर रूट कंसंट्रेशन का आपने ग्राफ प्लॉट किया था तो आपको दो तरह के स्लोप मिलते थे दो तरह के ग्राफ पे। एक ग्राफ था आपका स्ट्रेट लाइन, दैट इज फॉर योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक आपका ऐसा कर्व मिला था हाइपरबोला जो था आपका दैट इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो गाइस, अगर आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कर्व एक्सटेंड किया था तो आपको इसके लिए लैम्डा एम नॉट की वैल्यू मिली थी। दैट मीन्स एट कंसंट्रेशन 0 आपको इसकी मोलर कंडक्टिविटी मिली थी। दैट मीन्स फ्रॉम ग्राफ वी कैन easily calculate lambda m naught or lambda m infinite, that means molar conductivity at infinite dilution for strong electrolyte only। आप देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं मिल रही। दैट मीन्स लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट वी विल नॉट गेट द वैल्यू। तो गाइस, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आपको किसी ने बोला कि मुझे एसिटिक एसिड के लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट चाहिए तो आप क्या करोगे? अगर आपको किसी ने बोला कि आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट है NH4OH, अगर आपको NH4OH के लिए लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम इनफाइनाइट चाहिए तो इसके लिए आप क्या करोगे? तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज हम देखेंगे अब कोलर्स लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो कोलर्स ने क्या किया था, कोलर्स ने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दिए थे और उन्हें उसका कॉम्बिनेशन बनाया था, उन्होंने उनकी एक पेयर बनाई थी। फॉर एग्जांपल मानो उन्होंने KCl जो इलेक्ट्रोलाइट था उसकी उन्होंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड की जिसकी वैल्यू उनको मिली 149.9। फिर उन्होंने वैल्यू फाइंड की NaCl की, बिकॉज NaCl ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो उनको उनकी भी वैल्यू मिली। इसी तरह उन्होंने KNO3, NaNO3, KBr, NaBr ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी फाइंड की। गाइस, आपको ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आने वाली और आपकी टेक्स्ट बुक में दी भी नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है वैल्यू के उन्होंने क्या किया था। अब देखो गाइस, अगर आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया KCl और NaCl दोनों की जो मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर आपने इसका इन दोनों का सब्सट्रैक्शन किया 149.9 सब्सट्रैक्टेड बाय 126.5 तो आपको एक आंसर मिलता था 23.4। देखो गाइस, सेम वे अगर आपने इसको भी सेम किया तो आपको आंसर मिलेगा 23.4। फर्दर अगर आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तब भी आपको आंसर क्या मिला 23.4। इसका मतलब कि देखो अब आप देख सकते हो कि इसमें कौन से आयन कॉमन है। देखो तो आप कहोगे सर K प्लस Na प्लस, K प्लस Na प्लस, K प्लस Na प्लस, तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ दैट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस माइनस, अब देखो क्योंकि ये मोलर कंडक्टिविटी आयंस की है तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे,
माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+ इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी 23.4। चलो फर्दर उन्होंने आगे और एक्सपेरिमेंट किए। देखो KCl की वैल्यू फिर क्या थी 149.9, फिर उन्होंने क्या लिया KiO3 लिया। अब देखो आपने अगर इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो आपको वैल्यू मिलेगी कितनी 4.9। फर्दर गैस देखो अगर आपने इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तब भी आपको वैल्यू कितनी मिलती है 4.9। इसका मतलब कि अब देखो इन दोनों में कौन से आयन कॉमन है, तो आप कहोगे सर Cl माइनस Cl माइनस NO3 माइनस। तो क्या इसका हम ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NO3 माइनस विल बी इक्वल टू 4.9। तो देखो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट निकाले उसके बाद उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, उसके बाद उन्होंने क्या निकाला एक कंक्लूजन निकाला, और उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला उसको उन्होंने कहा कॉलर्स लॉ ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस। स्टेटमेंट क्या है इन्होंने, इसको कहते हैं कॉलर्स लॉ ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस। और इन्होंने कहा क्या, तो इन्होंने ऐसा लिखा दैट इट मे बी concluded that क्या that at infinite dilution, ये आपको स्टेटमेंट लिखना है at infinite dilution when the electrolyte is completely dissociated, each ion contributes definite amount of conductivity towards the molar conductivity of electrolyte irrespective of the nature of ion with which it is associated। इसका मतलब क्या कि आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया उसके जो आयंस होंगे वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देंगे टूवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी। उसमें के पास कौन सा आयन एसोसिएट है उसके नेचर पे वो डिपेंड करता नहीं है। देखो अगर आपको इतना बड़ा नहीं याद रहता तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो, दिस मीन्स the molar conductivity of electrolyte at infinite dilution is the sum of individual conductivity of ions irrespective of nature of ions। अब देखो इसने फिर एक सिंबॉलिक फॉर्म दिया, कैसे, फॉर एग्जांपल
if lambda plus is, आप ऐसे लिख सकते हो 0 और प्लस, lambda plus 1 is conductivity of cation and lambda minus is conductivity of anion, then lambda m of electrolyte is equal to V plus into lambda plus naught plus V minus into lambda naught minus, where V plus and V minus are number of cations and anions रिस्पेक्टिवली। देखो अब इसको समझाता हूँ, आप ऐसे कैसे लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपको NaCl की हम बात करें तो NaCl की आप क्या लिख सकते हैं। फॉर NaCl यू कैन राइट दैट मोलर कंडक्टिविटी, वन कैन से कंडक्टिविटी एट डाइल्यूशन ऑफ NaCl विल बी इक्वल टू दैट इज ऑफ Na प्लस प्लस Cl माइनस। यहाँ पे बिकॉज V प्लस इज इक्वल टू V माइनस इज इक्वल टू क्या आएगा 1। कैसे याद करिए, NaCl का होगा डिसोसिएशन, क्या मिलेगा Na प्लस Cl माइनस। अब देखो गाइस यहाँ पे दोनों का प्रोपोर्शन 1-1 है, तो इसको आप कह सकते हो 1-1 इलेक्ट्रोलाइट। इसको क्या कह सकते हो 1-1 इलेक्ट्रोलाइट। चलिए फर्दर अगर आपको किसी ने ऐसा पूछा MgCl2, चलिए बताइए MgCl2 की बात करें हम तो क्या आएगा MgCl2 दैट विल गिव्स यू Mg+2 + 2Cl माइनस। तो लिखिए अब चलिए कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2 क्या आएगा, दैट विल बी द कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस Mg+2 प्लस, अब देखिए दिस इज अ V माइनस एंड दैट विल बी द कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस। क्यों, यहाँ पे आपको पता है V प्लस इज इक्वल टू 1, नंबर कितना इसका 1 एंड V माइनस कितने हैं, दैट विल बी 2। चलिए क्लियर। अब आपको घर से क्या होमवर्क करके लाना है, सेम वे राइट द फॉर्मूला ऑफ NgSO4 AlCl3 CH3 COOH NH4 OH then Al2 SO4 थ्राइस। ये 5 आपको खुद से फॉर्मूले बनाने हैं। इसमें आपको आइडेंटिफाई क्या करना है, जस्ट आइडेंटिफाई नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस। ठीक है, थैंक यू।